अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का खैर मक़दम मुदस्सिर मतलब तो सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से आपसे बराए यहाँ पे खेला जाएगा। उसके बाद जो मैच नंबर 29 है वो भी खेला जाएगा। आपको बताते चले मैच नंबर 28 जो अभी खेला जा रहा है तो कश्मीर एवेंजर्स वर्सेस आर्को फुटबॉल क्लब, ये मैच नंबर 28 है जो आज यहाँ पे सिंथेटिक अहमद, बाबर अहमद, काशिफ, ओवैस अहमद, साहिल अहमद, मोइन रफ़ीक, एम नईम मीर, जुनैद ज़हूर ये खिलाड़ी हैं जो आर्को फुटबॉल की तरफ से आज मैदान में उतर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इनके हेड कोच है शरीफुद्दीन, फेरोज़ अहमद परे इनके असिस्टेंट कोच हैं और जो फेरोज़ अहमद नजार इनके मैनेजर हैं, मुदस्सिर अहमद इनके फिजियो हैं और मुश्ताक अहमद भी इनके साथ मैनेजमेंट में आ चुके हैं। तो उसके बाद हम अपने नाज़रीन को बताते चलें जो कश्मीर एवेंजर्स की टीम है उनका इंट्रोडक्शन हम आपसे कराते हैं। उनमें शबीर, बुरहान, मोमिन, लियाकत, अयान, इशफाक, शारिक, फरहान, कैल्विन, मुसैब, साकिब, अनीस, शादाब, इनायत, हुज़ैफ, फहद और बासित ये खिलाड़ियों के नाम हैं। उसके साथ साथ जो इनके हेड कोच हैं एम अली और नादिर इनके मैनेजर हैं, डॉक्टर आमिर इनके फिजियो हैं। तो अपने नाज़रीन को बताते चलिए मैच नंबर 28 सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त अब तक पहुंचाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस और एनएन की वसादत से आज पहली बार जो वादी कश्मीर की कोई ऐसी लीग जो टीवी पर बराह रास्त नशर की जा रही है, तो टीवी के साथ साथ जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर भी इसकी लाइव नशरियत अब तक पहुंचाई जा रही है। तो मैच नंबर 28 कश्मीर एवेंजर्स वर्सेस आर्को फुटबॉल क्लब यहां पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में आ चुके हैं और कुछ ही पल बाद जो आप बॉल देख सकते हैं मैदान में बॉल भी सेंटर में रखी जा चुकी है और उसके बाद ही दोनों टीमें आपस में खड़ी हो जाएंगी एक दूसरे के मध्य मुकाबिल और बॉल पर किक मारी जाएगी और ये मैच शुरू हो जाएगा। तो कश्मीर एवेंजर्स के जो खिलाड़ी हैं वो वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और इनकी ब्लू लाइन यूनिफॉर्म पर नीचे लगी हुई है बॉटम पे। तो जो वाइट में है वो कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब से वाबस्ता खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि कश्मीर एवेंजर्स के जो खिलाड़ी हैं आपस में बात कर रहे हैं। कैल्विन है, फरहान है, शारिक है, मोमिन है। दुआएं मांगी जा रही है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे और इसके साथ ही कश्मीर एवेंजर्स के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं, बिल्कुल निकल चुके हैं अपने मजबूत इरादे लेके मैदान में कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी। और जो आर्को के खिलाड़ी ब्लू एंड येलो यूनिफॉर्म में है वो भी निकल चुके हैं। कैल्विन बॉल पे अपना लेफ्ट फुट रखे हुए हैं, अब राइट फुट अब थोड़ा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बॉल पे किक मारने को तैयार। अपने नाज़रीन को बताते चले इस मैच के साथ साथ आप लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं इस लाइव नशरियात से। इसके साथ साथ आज यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन चलेगा, क्योंकि आपको पता ही है हम अपने इस लाइव नशरियात में
कई एक गेस्ट्स को मदऊ करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे थोड़ा पैनल डिस्कशन आज चलेगा। और मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उनके नाम में यहाँ पे लूँगा। मेरे साथ आज बैठे हैं वसीम जावेद, जो कोच हैं, अभी कोचिंग कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और प्लेयर भी हैं, अभी खेल भी रहे हैं। तो बहुत इन्होंने फुटबॉल में अपना कमाल भी दिखाया है, बहुत आगे जा चुके हैं। और उसके साथ साथ आज पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो स्पोर्ट्स फिजियो हैं। शायद आपके जहन में ये कभी ख्याल आता होगा, जब किसी खिलाड़ी की इंजरी होती है तो वहाँ पे फिजियो जो अवेलेबल होता है वो दौड़ पड़ता है, और जो खिलाड़ी ज़ख्मी होता है तो उसके लिए वो अपना जो इलाज है वो करता है। तो आज हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर शौकत बुखारी, जो स्पोर्ट्स फिजियो हैं। इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे जब खिलाड़ी को चोट लगती है तो आपका क्या रोल रहता है गेम के दौरान। तो उसके साथ साथ आज आपसे फिर से मुखातिब होंगे खालिद जहांगीर, जो फुटबॉल लेजेंड रह चुके हैं और मैनेजमेंट अभी देख रहे हैं। तो इनसे आपकी बातचीत हमने कराई है, लेकिन आज फिर ये पैनल डिस्कशन में यहाँ पे मदऊ किए गए हैं। और 3 जो हमारे गेस्ट्स हैं, वसीम जावेद, डॉक्टर शौकत बुखारी और खालिद जहांगीर, इनके साथ साथ हम बात करेंगे। और जब तक खिलाड़ी अपना खेल दिखाएंगे और कोई टीम गोल करने में कामयाब होती है, तब तक हम अपने जो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं उनका खैर मकदम करते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। आप खेल देखते रहिए और जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं और उनकी जो ज़िंदगी के बारे में इस फुटबॉल के हवाले से जो अहम मालूमात है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वसीम जावेद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम जावेद लोन, एक फॉरेस्ट टीम का एक्स कैप्टन, और प्लस मेरी एक एकेडमी चल रही है, कश्मीर फुटबॉल एकेडमी, जो बेमना से चल रही है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। इसके बाद जो हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शौकत बुखारी, स्पोर्ट्स फिजियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for giving me this opportunity to share my thoughts on First Film Productions and ANN News Live. मैं डॉक्टर शौकत बुखारी, स्पोर्ट्स फिजियो। मैं एक स्पोर्ट्स क्लिनिक भी चला रहा हूँ जिसका नाम है डॉक्टर सामियाज़ फिजियो एक्टिव, जो LD के पास है, नज़दीक है। और प्रेजेंटली मैं यहाँ पे आया हूँ अपने व्यूज़ को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद जो हमारे तीसरे मेहमान हैं खालिद जहांगीर, ये तो इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो अभी नए नाज़रीन जुड़ चुके हैं उनको भी इनसे रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फर्स्ट फिल्म्स और ANN का, जिन्होंने मुझे यहाँ फिर से एक बार दावत दी है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का, और बहुत अच्छा लगता है कि आपसे जो हमारी एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है या फुटबॉल के डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ भी है, हम यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके ये फ़ुटबॉल यहाँ पे रोज़ बरोज़ डेवलप हो जाए। उस सिलसिले में हम आपके साथ आज इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद जहांगीर। ये हमारे 3 गेस्ट्स जो आज यहाँ पे हमारे कॉमबॉक्स में आए हुए हैं, पैनल डिस्कशन आज चलेगा। आपको बताते चले जो कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी हैं, अभी उन बॉल उनके हाथ में है, तो खेलने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन बॉल लाइन से बाहर। तो सबसे पहले हम वसीम जावेद आपकी तरफ आना चाहेंगे, चूँकि आप प्लेयर हैं ही, इसके साथ साथ आप कोच भी हैं। तो आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, फुटबॉल गेम आप बच्चों में उतार रहे हैं, उनको इस हवाले से ट्रेन करते हैं, कोचिंग देते हैं बच्चों को। तो कोचिंग के हवाले से हमें बताइए कि ये कोचिंग असल में है क्या, और बच्चों को कोचिंग से कितना फ़ायदा होता है, और आपको क्या क्या करना पड़ता है। असल तर मैं मुदस्सिर भाई को कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है बहुत हेक्टिक जॉब है। लगता है कि ये आसान है, लेकिन बहुत ख़तरनाक जॉब है, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा होता है तो हम उसे नहीं पाल सकते अच्छी तरह, तो परेशान होते। तो जब इकट्ठे बच्चे 100 होते, 150 बच्चे होते, तो बहुत ख़तरनाक काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है, मुझे लग रहा है कि हर एक इंसान को करना चाहिए। अगर हमें यूथ को बचाना है तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। हमें ये करना है कि एक ग्राउंड लेना होता है,
जिसमें हमें बच्चे को लेना होता है, चाहे वो 4 इयर्स का हो, 12 इयर्स का हो या 16 इयर्स का हो, तो उनको चाहिए कि वो ग्राउंड में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो गलत चीज़ों से बचते, जैसे कि आजकल आपको पता है कि ड्रग्स कितना इन्वॉल्व है, जैसे कश्मीर में है या कहीं पर भी है, तो उन चीज़ों से वो बचता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वो डिसिप्लिन उसमें आता है, एक फिज़िकल फिटनेस होती है उसमें। तो मुझे लग रहा है कि हर एक को मैं इनवाइट करता हूँ अपनी एकेडमी या कहीं पर भी आपको जो एकेडमी मिलेगी नज़दीकी, आप वो ज्वाइन कीजिए और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और अपने आप मतलब आप में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये फ़ुटबॉल है बहुत अच्छी गेम है, क्योंकि अभी ये टॉप नंबर 1 गेम है पूरे वर्ल्ड में। हमें क्या करना होता है कि एक बच्चे को लाया ग्राउंड में, इसको सिखाना है कैसे दौड़ना है, कैसे ड्रिल्स है, जैसे हम सिखाते हैं बच्चे को। तो आगे क्या होता है कि आगे इसका जो फ्यूचर है ब्राइट बन सकता है, क्योंकि जो यहाँ का माहौल है जे.एंड.के का, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज पहुँचनी चाहिए। एक ट्रैक बनना चाहिए, जैसे कि एक बच्चा खेलता है लेकिन ये देखता है कि आगे क्या फ्यूचर है इसमें, तो फ्यूचर भी ऐसा होना चाहिए कि लड़के दिन ब दिन बढ़ने चाहिए। वरना मैं अपना ही आपको कहूँगा, मैं लास्ट 17 ईयर से जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खेल रहा हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल। तो हम बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने खेले ओवरऑल इंडिया में हमने खेला, लेकिन हम अब अपना फ्यूचर जो देख रहे हैं वो वहीं पर है। लेकिन अभी हमारे बच्चे, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, वो भी कभी कभी कहते हैं कि सर हमारा फ्यूचर क्या है इसमें। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी कि क्या इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो क्योंकि अगर आप चाहोगे तो ये फ्यूचर अच्छा बन सकता है, तो चाहिए कि गवर्नमेंट में इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है एन न्यूज़ ने, या बहुत सारे इसमें खैबर है, बहुत सारे जो इसमें लोकल्स है जो मतलब ये काम मुझे लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जैसे आपने लाइव किया है, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी रही एकेडमी की बात, जो मेरी एकेडमी है, अगर आप वहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फ़िज़िकल फिटनेस रहती है, सेहत भी ठीक रहता है, बीमारी से भी बचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि बाकियों तक भी ये मैसेज पहुँचनी चाहिए कि वो बच्चे को किसी न किसी स्पोर्ट्स में लानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जाकिर। आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि इन्होंने सवाल छेड़ा है कि बच्चे पूछते हैं इस गेम में हमारा फ्यूचर क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मेरा तो यही कहना है कि फ्यूचर तो है, फ्यूचर बिल्कुल है स्पोर्ट्स में। ये खाली फुटबॉल की बात नहीं है, मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो भी स्पोर्ट्स है, हर स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। लेकिन अब जैसे वसीम साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट को उसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है, तो ये तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जब तक आपको पीछे से उनका फुल सपोर्ट ना हो तब तक बच्चे के लिए मुश्किल है कि वो कहीं आगे जाए। जितने एवेन्यूज़ खुलेंगे, जितना गवर्नमेंट का बैकिंग होगा, जितने उनके सपोर्ट होगा, तो उसी की बिना पे वो आगे चल सकते हैं। नहीं तो अपने हिसाब से ये तो स्पोर्ट्स तो उनको खेलना ही खेलना है। अगर उसमें फ्यूचर भी बनता है ये तो प्लस पॉइंट है। अगर स्पोर्ट्स जैसे कोच साहब ने फरमाया कि इसमें आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, इसमें आपका माइंड भी ठीक रहता है, आप बाकी चीज़ों से भी दूर रहते हैं, और अगर इसमें फ्यूचर भी इसका प्रोफेशन बन जाए, वो तो जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर शौकत बुखारी की ओर, चूँकि जो दो टीमें हैं कश्मीर एवेंजर्स और आर्को आपस में मध्य मुकाबल खड़े हो चुके हैं, खेल जारी है, लेकिन अभी कोई भी टीम कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुई है। एक दूसरे के मुकाबले दोनों टीमें खड़ी हैं। और आपको ये भी बताते चले, खेल शुरू होने से पहले जो मौसम यहाँ पे ख़राब चल रहा था, मौसम भी सुहाना हो चुका है, अब खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको बताते चले, अगर यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो भी जाती है, लेकिन सिंथेटिक टर्फ की यही खासियत है कि अगर बारिश हो भी जाए तो मैच नहीं रुकता, गेम नहीं रुकता। और इसलिए आज के जो मैच थे वो एज़ पर शेड्यूल ही फिक्स थे। और कुदरत की मेहरबानी ये भी देखिए कि मैच के शुरू होते होते ही बारिश बंद हो गई और मौसम सुहाना हो गया। तो लगता है कॉम्बॉक्स में हमारे जो गेस्ट्स हैं वो सर्दी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर की जो फ़िज़ा है वो खुशगवार हो रही है, और जो हमारे खालिद जहांगीर हैं वो थोड़ा सर्दी ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं। तो इसके बाद डॉक्टर शौकत बुखारी आप की तरफ आना चाहूँगा। आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप फिजियो हैं, स्पोर्ट्स फिजियो हैं, तो एक आम फिजियो और स्पोर्ट्स फिजियो में क्या फ़र्क है?
थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक आम फिजियो और स्पोर्ट्स फिजियो में जो स्टडीज़ होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन एक स्पोर्ट्स फिजियो जब हम ग्राउंड की बात करें, ऑन एक्टिव फील्ड की बात करें, तो स्पोर्ट्स फिजियो में ये ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे लगता है एक जो खिलाड़ी है जो कश्मीर एवेंजर्स का खिलाड़ी है वो ज़ख्मी हो गया है, तो देखने वाली ये बात होगी कि वहाँ पे रेफरी जा चुके हैं, तो क्या फिजियो बुलाना पड़ेगा या नहीं? लगता है जो खिलाड़ी है वो खुद खड़े हो गए हैं, मामूली सी चोट थी। तो डॉक्टर शौकत बुखारी, इस हवाले से भी आप बताइए कि इनकी चोट किस नवीयत की होगी कि वो जल्दी उठ खड़े होंगे। हाँ, थैंक यू। ही हैज़ रिकवर्ड हिमसेल्फ। कुछ ज़्यादा तो था नहीं, है इम्पैक्ट कुछ इंजरी था, बस ज़्यादा कुछ था नहीं। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्स फिजियो का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज़ फॉर द मैनेजमेंट और इन फील्ड जो रहता है वो इसलिए क्योंकि ही डजंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। वो टाइम ये कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसका प्रॉपर इंजरी का असेसमेंट लेना है और उसके बाद फटाफट उसका प्रोटोकॉल बनाना है। ये एक फिजियो ऐसा होना चाहिए जिसके दिमाग में एक ही साथ में ये चल रहा होगा कि किस टाइप की इंजरी है और ऑन फील्ड में इसका क्या कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है जो शायद ज़्यादातर फिजियोज भी करते होंगे, वो ये कि एकदम जैसी इंजरी हमारे सामने आती है उसका असेसमेंट होने के बाद ही जल्दी से, क्योंकि अभी फीफा और जो IFA है इन दोनों का हमें मिला है कि हमें 30 सेकंड्स के अंदर ही ग्राउंड में असेसमेंट के साथ साथ ट्रीटमेंट भी करना है। तो ज़रूरी होता है एक स्पोर्ट्स फिजियो कि वो उस आम फिजियो से ज़्यादा एक्टिव रहे, उस आम फिजियो से, क्योंकि उसके पास टाइम रहता है, उसके पास अपना एक प्रोटोकॉल सेटअप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। लेकिन एक स्पोर्ट्स फिजियो को ग्राउंड में ऑन फील्ड ट्रीटमेंट करने के लिए वो 30 सेकंड्स का यूज़, प्रॉपर असेसमेंट और उसके साथ ट्रीटमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप, अभी एक इंजरी जैसी लग रही थी जिसके लिए फिजियो को नहीं बुलाना पड़ा, लेकिन ये था कि दैट फिजियो विल हैव स्मॉल पीस ऑफ टाइम और उसी में ट्रीटमेंट करना है जो भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो इसके बाद कोचिंग साइड से मैं फिर से एक सवाल करना चाहूँगा, जो वसीम जावेद हमारे कोच हैं, तो नेसेसरी क्या है, कौन सी चीज़ें नेसेसरी है, ज़रूरी है, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको जो चाहिए कोचिंग के लिए, कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी है? बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें। बिल्कुल आपने सही बात बोली मुदस्सिर भाई। तो असल तर सबसे ज़रूरी है कि हमें एक ग्राउंड चाहिए। आपको पता है कि जैसे अभी मैच चल रहा है सिंथेटिक टर्फ पे, या हमारे को एक ही टर्फ पे यहाँ पूरे कश्मीर में कम से कम ये 5-6 होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि 6 सेशन इस पे लगते हैं, तो ये एक एस्ट्रोटर्फ जो है ये एक आर्टिफिशियल होता है, तो इसको भी कितना टाइम निकलेगा। तो वैसे मतलब ऐसे ग्राउंड बहुत सारे यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर ग्राउंड की बहुत प्रॉब्लम, हमारे को जो खुद को है ना, खुद को भी ग्राउंड की प्रॉब्लम है। तो साथ साथ में जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, एक प्लेयर ऐसा होता है कि जिसके घर में इतने मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है कि जो शूज़ ला सकता है, जो कुछ यूनिफॉर्म ला सकता है, वो चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए। तो वो बेसिक चीज़ें हैं और बहुत सारी बॉल्स चाहिए इसमें। जैसे कि मैंने आपको परसों भी कहा कि मेरे पास 150 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास 6 बॉलें हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अलग अलग सेशन लेना पड़ता है। अगर इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करता, कुछ ऐसा सपोर्ट करता कि जिससे मैं एक ही साथ सब बच्चों को सिखा सकता हूँ, तो ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बच्चा कैसे सीख सकता है, क्योंकि ये फुटबॉल है, यानी कि फुट से बॉल को खेलना है। तो इसलिए जब हमारे पास बॉल्स नहीं होगी तो कैसे खेल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हमारी अभी कश्मीर एवेंजर्स है, या अभी यहाँ पर हमारी आर्को है, ये एक प्राइवेट क्लब्स है। तो आगे क्या इनका फ्यूचर होगा ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कब तक ये खेलेंगे, 2 साल 3 साल, क्या इसके बाद इनका फ्यूचर कहाँ जाएगा, हमें ये देखना है। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इनका फ्यूचर उसके बाद देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये अगर ये कल को किसी जगह पर लग गए, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे 2-2 लड़के 3-3 लड़के साल में लगेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा जो बच्चा होगा वो भी खेलने आएगा। जब फ्यूचर नहीं होगा तो वो कैसे खेल पाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, आप कितना मैनेज कर पाते हैं? चूँकि आपने बताया कि 150 बच्चे मेरे पास आते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, तो कितने शिफ्ट आप करते हैं और कितना मैनेज कर पाते हैं?
हाँ जी, ज़रूर। मैं बराबर 2:30 बजे ग्राउंड में जाता हूँ। तो मेरा जो सेशन होता है पहले अंडर 18 का होता है, जो उसमें 20 से 30 लड़के होते हैं, उनको मैं 1 या 1.5 घंटा लेता हूँ। उसके बाद 4 साढ़े 4 दूसरा सेशन लगता है, जिसमें मेरे पास होते हैं अंडर 14 ईयर्स टू अंडर 12 ईयर्स, जो कम से कम 50-60 लड़के होते हैं। उनको मैं 2 घंटे लेता हूँ या 1.5 घंटा लेता हूँ। उसके बाद 5 साढ़े 5 दूसरा सेशन लगता है, वो होता है अंडर 10 का। वो मतलब बहुत छोटे एज के होते हैं, मुझे लगा कि 4 ईयर्स टू 10 ईयर्स के वो होते हैं, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत हेक्टिक जॉब है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हमें फ्यूचर बनाना है और बच्चों को सही रास्ता दिखाना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पेशेंस होने चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि उन्होंने मुझे वो पेशेंस दिया है। तो बाकियों को मैं दावत देता हूँ कि अगर मुझसे कोई जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़े, जो मुझे हेल्प कर सकता है। तो क्या लगता है आपको कि आपके पास जो 3 एज ग्रुप्स के जो बैचेस हैं, तो सबसे बेहतरीन कौन सी एज लगती है आपको, कि सबसे बेहतरीन बैच कौन सा लगता है आपको कि ये बैच फुटबॉल में आ गया है, इसका बहुत सही वक्त था इस फुटबॉल को चुनने के लिए? मुझे लग रहा है कि सबसे वो एज है कि जो 4 ईयर्स टू 8 ईयर्स हो, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ग्रास रूट से ही किया। तो आगे होकर जो 5-6 साल हो जाएंगे तो सिंपली वो किसी न किसी जगह पर, अच्छी जगह पर खेलने जाएंगे। जब हमारा टाइम था हमारे पास ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो अभी इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अगर ये चाहेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, इंडिया लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अब बच्चे को अपने तक है, और मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का कि बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। क्योंकि अक्सर मैं क्या देखता हूँ कि जब मेरी कभी मॉर्निंग में सेशन होता है तो मतलब पेरेंट्स हमेशा सुबह 6 बजे ही ग्राउंड में होते हैं। तो उनका मैं आपके माध्यम से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब वो अपने बच्चे को वहाँ पर लाते हैं और अपना वो कीमती टाइम निकालते हैं। मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जावेद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करेंगे, अपने जो डॉक्टर शौकत बुखारी हैं, फिजियो, स्पोर्ट्स फिजियो, उनके साथ इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले, शायद आज हमारे नाज़रीन ये सोचते होंगे कि जो हमारे कमेंट्रेटर्स हैं उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आज जो हमारे कमेंट्रेटर्स हैं पहले मैच में यहाँ पे नहीं आ पाएंगे अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, चूँकि मंडे जो होती है तो मंडे को कुछ ज़ाती मसरूफियात ज़्यादा ही रहती हैं हर किसी के पास। तो आज जो हमारे कमेंट्रेटर सेकंड मैच में अवेलेबल होंगे, तो अपने नाज़रीन से माज़रत चाहेंगे कि वो इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। तो तब तक जो हमारे गेस्ट्स हैं, पैनल डिस्कशन इनके साथ चलता ही रहेगा और आप खेल का आनंद भी साथ साथ लेते रहिए। तो डॉक्टर शौकत बुखारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप स्पोर्ट्स फिजियो हैं, तो जो एक खिलाड़ी होता है मैदान में उसको आना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग इनकी रहती है। तो न्यूट्रिशन के हवाले से बात करेंगे कि इनको कौन कौन सा न्यूट्रिशन इनके लिए बेहतरीन रहता है और क्या क्या खाना चाहिए खिलाड़ी को और क्या तर्क करना चाहिए? Good question. As for the nutrition of players is concerned, ये तो ज़रूरी है कि जो भी स्पोर्ट्स है, ये सिर्फ फुटबॉल नहीं है, जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें एक प्लेयर के लिए ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लेयर टू हैव गुड न्यूट्रिशन। लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी साथ साथ है कि न्यूट्रिशन किस टाइप का लेना चाहिए। हम जिस क्लब के साथ कभी काम करते थे तो हम ऑलवेज़ उसके बारे में जो है ना प्लेयर्स के साथ बात करते रहते थे कि आप लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए, आप लोगों को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आप लोगों को कितना हाइड्रेट रहना चाहिए। तो ऑलवेज़ ये इन चीज़ों के लिए ऊपर जो है ना जितने भी हमारे फिजिशियन क्लब्स के साथ काम करते हैं, ये उनका रोल भी बनता है कि किस तरीके वो अपने प्लेयर्स को फिटनेस दे दे इन चीज़ों से कि उनका न्यूट्रिशन कितना बैलेंसड होना चाहिए। और इट ऑलवेज़ प्लेज अ गुड रोल। इस फुटबॉल जैसे ये हाई टैकलिंग गेम है और रश आवर गेम है, इसमें ये चीज़ ज़रूर होता है कि एक प्लेयर को 1-1.5 घंटे में ही सब कुछ करना है और एक्सर्शंस आते हैं, मसल फैटिग्स होते हैं, स्पाज़म होते हैं और हाई कॉम्पैक्ट गेम है। तो इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए एक फिजियो को जो जिस टीम के साथ होता है उसका सोच ही होता है कि उस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के थ्रू इनके मसल्स को डेवलप रखें, इनके मसल्स को रिलैक्सड रखें और हाई इंटेंसिटी में रखें, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे के मैच में ही सब कुछ करना है इनको। ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ इस न्यूट्रिशन के हवाले से ये भी है कि आई हैव सीन इन सम ऑफ द क्लब्स जो यहाँ पे काम करते थे या बाहर भी, तो और जो वहाँ पे डिस्कस भी चलते रहते थे इस बारे में भी कि खुद प्लेयर्स कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आई हैव नोटिस इट इन कश्मीर की जितने भी प्रोफेशनली हमारे पास खेलने लोग आते थे,
इनको अगर आज ये बताया जाए कि यार कल आपका मैच है तो बैलेंस डाइट लिया जाए, लेकिन शाम को पता चलता था कि वो एक किसी बारबेक्यूज़ पे गया और पता नहीं क्या खा के आ गया, तो दूसरे दिन जो होता था ना उसकी कंडीशन ही बुरी होती थी। तो ये होता है क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म को उतना समझते ही नहीं है अभी। इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट हो, एक अच्छा सा न्यूट्रिशन हो, ताकि जितने भी ये वेयर एंड टेयर्स होते हैं बॉडी में, ये सब इसी चीज़ से ठीक हो जाए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्स फिजियो होने के हिसाब से मैं कहूँगा, वो ये कि इट्स नॉट कि हम सिर्फ ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड में देखते हैं कि एक प्लेयर इंजरी हो गया, इसको असिस्ट किया, फिर ट्रीटमेंट बनाया, ये दिया वो दिया, इतना नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ भी होता है कि हमारे प्री गेम सेशंस होते हैं, पोस्ट गेम सेशंस होते हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर कितना फिट है, इसका क्या ज़रूरत है, उसका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, या वो इस लायक है कि वो ग्राउंड में जाएगा नहीं जाएगा। और उसमें भी हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो या तो चुप करके रखेगा, बताएगा नहीं इन चीज़ों को, या फिर उसका ऐसा मामला होगा बेचारा मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा होगा। तो इन चीज़ों को भी एक स्पोर्ट्स फिजियो को समझना चाहिए। प्री गेम सेशन होना चाहिए, प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक गेम जो है वो इस टाइम पे शुरू हो रही है, इसके आधा 2 घंटे 1 घंटे पहले क्या लेना चाहिए आपको, हाउ टू टेकल, हाउ टू जस्ट रिड्यूस मिनिमाइज द इंजरी, वो न्यूट्रिशन से ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत बुखारी आपका इस सवाल के लिए जो आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं खालिद जहांगीर आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो क्लब की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए प्लेयर्स को या मिल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्लब्स का ये रोल है, हमेशा से ही रहा है कि देखिए जो हमारा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में पीछे ले जाऊं, जो हमारा क्लब, जो प्राइवेट क्लब है वो इक्वल स्पोर्ट्स सबसे जो पहले आया, उनकी ही बदौलत से यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल क्लब हैं उसी के थ्रू वो जाते हैं, जैसे बैंक है, पुलिस है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इकबाल स्पोर्ट्स एक प्राइवेट क्लब होने के बावजूद उन्होंने जो जितना काम किया है प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए, मुझे लगता है कि कोई और क्लब नहीं है जिसने इतना काम किया है। तो मुझे लगता है उसके बाद जो प्राइवेट क्लब्स आए, जैसे हमारा लोन स्टार आ गया, या अब जो उसके बाद जो आए रियल कश्मीर हैं, एवेंजर्स कह रहे हैं, आर्को हैं, मुझे लगता है इनका रोल तो सबसे ज़्यादा रहेगा, डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट में जब लड़का जाता है तो वो एक सिक्योर फील करता है कि अब मैं सिक्योर हो गया, डिपार्टमेंट में आ गया, तो अब मुझे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट क्लब्स होते हैं, प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और वो उसको मौका मिलता है प्राइवेट क्लब के ही थ्रू। तो प्राइवेट क्लब का ही एक बहुत बड़ा इसमें हाथ रहता है कि वो फिर उनमें वो क्षमता देख के, उनकी वो कैपेसिटी देख के फिर वो रिकमेंड भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्लब्स फिर रिकमेंड भी करते हैं कि भाई हमारे पास ये अच्छा लड़का आया है, आप इसको देख लीजिए। तो वो फिर जो क्लब्स का एक मोटिव रहता है, मुझे लगता है, और रहना भी चाहिए कि जो भी अब वो प्रोफेशन में जाएंगे, उनका रोज़गार बनता है, वो तो प्राइवेट क्लब के थ्रू ही बनता है। ये मुझे लगता है ये एक बड़ा रोल है प्राइवेट क्लब्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद जहांगीर हमारे साथ जुड़ चुके थे, और जो हमने इनसे सवाल किया था कि क्लब्स का क्या रोल रहता है फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से, तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। तो अपने नाज़रीन को बताते चले, जो यहाँ पे कश्मीर एवेंजर्स और आर्को के खिलाड़ी हैं आपस में भिड़ चुके हैं, बॉल को एक दूसरे को पास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों टीमें जो है कोई गोल नहीं कर पाई है एक दूसरे के खिलाफ। तो अभी गेम जो बराबरी में चल रहा है। तो अपने नाज़रीन को बताते चले कि जो आज हमारे जो गेस्ट्स हैं वसीम जावेद, डॉक्टर शौकत बुखारी और खालिद जहांगीर, इनसे हम बात कर रहे हैं और बातचीत जारी रहेगी। और आपसे ये गुजारिश है, आप इस लाइव को शेयर करते रहिए, और जो हमारे गेस्ट्स हैं उनसे बातचीत करने के साथ साथ आप इस गेम का आनंद लीजिए। जब तक कि कोई खिलाड़ी गोल करने में कामयाब नहीं होता, तब तक अभी गेम बराबरी का चल रहा है। तो उस वक्त हम अपने नाजरीन को बिल्कुल आगाही करेंगे कि यहाँ पे किस टीम ने पहला गोल दाग दिया है। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा वसीम जावेद आपकी तरफ। कहीं आपकी कोचिंग के वक्त
जितना भी टाइम आपको हो गया कोचिंग करते हुए, कराते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, तो एक तो कोई बच्चा ऐसा होता है कि फुटबॉल गेम खेलना चाहता है, सीखना चाहता है, तो पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स किसी बच्चे को कह रहे होंगे कि आप फुटबॉल की तरफ जाइए या स्पोर्ट्स में जाइए, बच्चा खुद नहीं मानता। ये दूसरी सूरत हो सकती है। तो तीसरी सूरत जो सबसे बेहतरीन सूरत है, बच्चा भी चाहता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो आपकी नज़र में कई आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं, तो उनके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल रहता है आपके लिए वो केसेस हैंडल करना, और अगर बच्चा नहीं मान रहा तो बच्चे को समझाना, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स को समझाना, तो क्या रोल रहा है आपका इस हवाले से? जी मुदस्सिर भाई, आपने सही बात कही। तो ऐसी चीज़ें तो मैं फेस करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया था जो कुपवारा से था। वो उसका नाम है तालिब, क्योंकि उसका नाम ज़रूरी लेना है मेरे को, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है। उसके घर वाले सपोर्ट नहीं उसको करते, वो कुपवारा से है और यहाँ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम। वो फिर कह रहा था, मेरे को कह रहा था, सर मुझे आपके पास ही सीखना है, क्यों ना मैं एक काम करूँ, दिन में मैं मजदूरी करूँ, दिन में मैं मजदूरी करूँगा और वो पैसा कमा के मैं यहाँ पर एक कमरा किराए पे लूँगा और मैं किराया दूँगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में मैं आऊँगा। तो बहुत फील मुझे हुआ। तो लेकिन मैं खुद भी मतलब मुझे खुद भी ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई फाइनेंशियल आदमी है जो जिसमें सपोर्ट मुझे कर सकता था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी बच्चे हैं कि जो ये चाहते हैं। तो सेकंड, एक वक्त मेरे पास एक बच्चा आया, उसके साथ पेरेंट्स थे, मतलब बीच में बच्चा चल रहा था और उसकी मम्मा एक साइड से और पापा दूसरी साइड से हाथ पकड़ के ला रहे थे। तो जब मैंने उनसे बात की, कहा कि हमें इसको फुटबॉल सिखाना है, जब मैंने उस बच्चे से बात की तो उसने सिर्फ मुझे एक बात वहाँ से कही। मैंने कहा बच्चे आपको फुटबॉल सीखना है? बोला नहीं, मुझे पायलट बनना है। तो मैंने कहा मतलब फिर उनके पेरेंट्स से मुझे लगा कि शायद ये लिटिल बिट वो एब नॉर्मल था। फाइनली मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप इनको यहाँ पर छोड़िए, फिर देखते हैं अल्लाह क्या करता है। तो अगर आप आज उनको देखेंगे, अब उसको एक महीना वहाँ पर हुआ, तो इतना एक्टिव है कि जब भी कुछ खाने को वहाँ पर मतलब हम लाते हैं तो वही सबको देता है, खिलाता वही है। तो माशाल्लाह वो एक्टिव हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो लेकिन अगर ऐसा कोच होगा जिसमें पेशेंस होगे, वो कुछ भी हैंडल कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला के साथ होना चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का कि ऐसी चीज़ें आ गई, मेरे को फेस करना पड़ा। तो शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती है, मगर आपका सही बात है। कहीं कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा खुद से आ गया तो पेरेंट्स आपके पास आ गए, आपको किसने बोला इसको सिखाने के लिए? कभी कभार ऐसा फेस करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा पेरेंट्स ही आते हैं मेरे पास, बच्चे भी घर पर ही होते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे को सीखना है। तो असल तो अब ये मसला है यहाँ पर। तो ये मतलब मैसेज में देना चाहता हूँ बाकी स्कूल्स को, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट जब आते हैं वो बोलते हैं कि आप क्या सिखाते हो यहाँ पर, कितनी चीज़ें सिखाते हो। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ आप ये क्यों बोलते हो कितनी चीज़ें, क्योंकि एक प्लेयर एक ही चीज़ सीख सकता है। अगर आप उसको मतलब दो नावों में रखोगे तो वो गिर जाएगा। तो असल तर स्कूल्स में ये होता है कि जो फिजिकल टीचर, मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी फिजिकल टीचर्स हैं, आप बच्चे को वही चीज़ सिखाइए जिसमें आपको लगता है कि अपना 100% दे रहा है। वरना बच्चा क्या कहता है, वो कहता है कि मैं वो भी सीखूंगा, वो भी सीखूंगा, वो भी, तो कुछ नहीं वो सीखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक ही पे आप रेडी कीजिए, चाहे फुटबॉल, चाहे हॉकी, चाहे क्रिकेट, किसी में गेम में, लेकिन एक ही गेम पे उस पर मतलब कीजिए आप फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए, जो जवाब आपने दिया बहुत ही बेहतरीन जवाब। तो आपसे फिर से कोई सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो हमारे डॉक्टर शौकत बुखारी स्पोर्ट्स फिजियो, इनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी है, खासकर फुटबॉल की अभी बात चल रही है, तो जो खिलाड़ी है, जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक खिलाड़ी की रहती है, इस हवाले से हमें बताइए कि कितना ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए, और कैसे इसको मैनेज करता है जो एक फिजियो होता है या मैनेजमेंट होती है, इसको कितना ज़रूरी किस लिहाज से देखना चाहिए? यस, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि एक स्पोर्ट्स फिजियो जो होता है उसका काम सिर्फ ग्राउंड में आके ऑन फील्ड इंजरी और असेस उसका ट्रीटमेंट करना इतना नहीं होता है। एक स्पोर्ट्स फिजियो को इस टीम के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के रहना पड़ता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के रहना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए एक प्लेयर को इस चीज़ के प्रिपेयर करना है कि ही हैज़ टू गो टू प्ले अ गेम, वो कहाँ पे खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, हाउ टू अकोमोडेट योर सेल्फ। आपका एनवायरनमेंट रोज़ बरोज़ चेंज होता रहता है, कभी यहाँ गेम, वहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी होती है, वहाँ गेम, वहाँ की वेदर कंडीशंस दूसरी होती है।
उसके साथ साथ ये भी होता है कि एक मेंटल सेटअप प्रेशर भी होता है कि आज एक प्लेयर जो है वो किसी क्लब के साथ खेल रहा है जो उतना रिप्यूटेड नहीं है, और कल वो किसी ऐसे क्लब के साथ खेल रहा है जो हाईली रिप्यूटेड है। तो उसमें जो है ना साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स फिजियो का, जो कि मैं बार बार बोल के आया हूँ कि स्पोर्ट्स फिजियो, मैं तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगा कि यहाँ उतना गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है फिजियोज़ के लिए कि वो अपना ही साइकोलॉजिकल और मेंटल जो भी स्टेटस है उतना हाई नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि प्लेयर्स को सेशंस होते हैं इस चीज़ के लिए, क्या उनकी जो मेंटल प्रेशर जो होता है, जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स होता है, वो डेवलप करना होता है, उनको बताना होता है कि आप अपने इस साउंड बॉडी के साथ साउंड माइंड कैसे रख पाओगे। उस चीज़ के लिए उनकी काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है कि यहाँ पे हमें इस तरीके से एकोमोडेट करना है, वहाँ पे हमको उस तरीके से एकोमोडेट करना है। तो उस साइकोलॉजिकल मेंटल काउंसलिंग से ये बूस्टअप हो जाते हैं, और बूस्टअप होने के बाद इनकी इंजरी के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ही कम हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मैंने जिन क्लब्स के साथ और जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे हमने रेगुलरली इन चीज़ के लिए सेशंस रखे थे कि हम पूरे प्लेयर्स को जमा करते थे, इनका एक साइकोलॉजिकल बूस्टिंग प्रोग्राम होता था, मेंटल स्टेट्स प्रोग्राम होता था, इनके लिए हम बाहर क्रॉस कंट्री रन पे लेके जाते थे। इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट एवरी डे टू हैव अ कोचिंग सेशन एवरी टाइम। फुटबॉल को ऐसे खेलो, ज़रूरी ये भी था कि हम इनको जो है मेंटल स्टेट्स भी इतना प्रिपेयर करें कि ये लोग अच्छे से खेल पाए और अपना ध्यान रखें, अपनी इंजरीज़ को मिनिमाइज़ करें, और ये प्रेशराइज खुद को ना करें कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि एक फिजियो इनका मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेटस बना के रखे, उसके सेशंस ले ले, उनके साथ बात करें, उनको ये बताए कि क्या करना है आज, कैसे नहीं करना है, ये ज़रूरी है। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रहा हो, कभी आपको कई मेहनत करनी पड़ी है, कोई ऐसे खिलाड़ी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, को टूट चुका हो, कोई ऐसा वाकया आपके सामने? हाँ, एग्जैक्टली, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। इधर इसी लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज जहाँ पे एक लीग चल रहा था, शायद वो रियल कश्मीर लीग चल रही थी, तो हमारा एक प्लेयर था, ही वाज फ्रॉम नाइजीरिया, उसका नाम क्या था, शायद सीला, एंड अगेंस्ट द सेम आई थिंक एवेंजर्स के खिलाफ ही खेल रहा था, एंड ही गॉट इट हिज शोल्डर डिसलोकेटेड ऑन फील्ड। में तब फिजियो था, मैं उसके पास गया तो ही सेड कि माय शोल्डर इज़ ड्रॉपिंग, इट इज़ डिसलोकेटेड। मैंने देखा तो एट द सेम टाइम टीम की ये नीड थी कि हमें ये मैच जीतना भी था, तो एज अ फ्रंट लाइन प्लेयर उसको खेलना था। तो जब मैं ग्राउंड में गया, उसको मैंने बाहर लेके आया, फिक्सेशन डाल दिया, लेकिन वो खेलने के लिए इसलिए रेडी नहीं था कि ही वाज कीप ऑन टेलिंग मी माय शोल्डर हैज़ बीन डिसलोकेटेड, क्या मैं खेल सकता हूँ। तो उसके जो मेंटल स्टेट्स को हमने इतना स्ट्रांग किया, उसको हमने ये बताया कि कैसे खेलना है, हम आपको ये फिक्सेशन कर रहे हैं, इस तरीके से पैर रख, बाजू को बांध के रख रहे हैं, और इतना उसका बूस्ट अप हो गया कि वो उसके बाद चला गया और ही टोल्ड मी कि अगर आप इस चीज़ के लिए मुझे फिट कर रहे हैं तो मैं आपको हैट्रिक दूंगा। और उसके बाद उसने हैट्रिक अप गोल्स भी किए है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसी टर्फ की है, ये शायद लास्ट ईयर की बात है, और उसने बहुत ही सुपर उसके बाद खेला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बोला कि आपने उसको मेंटली फिर ट्रेंड किया और उसने फिर सुपर खेल दिया वहाँ पे। तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोई खिलाड़ी जब ज़ख्मी हो जाता है, तो चूँकि आपने ये पहले ही बता दिया 30 सेकंड्स में हमें एसेस करना पड़ता है कि उसकी इंजरी किस टाइप की है, उसको 30 सेकंड्स में एसेस भी करना पड़ता है और उसके बाद ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो कोई खिलाड़ी ऐसा आपकी नज़र में गुजरा है जिसको देख के आपका दिल भर आया हो कि उसकी इतनी इंजरी हुई आपके सामने और मैच भी ज़रूरी था, और आपने कभी ये सोचा होगा कि मैं कुछ कर पाता इसके लिए कि लेकिन कुछ नहीं कर पाया? हाँ, गुड क्वेश्चन। और इसकी बहुत अच्छी सी याद है हमारे साथ। हम इसी ग्राउंड पे खेल रहे थे एक बार, और मेरा एक फेवरेट प्लेयर था जम्मू से, उसका नाम था श्रवण भट्ट। बहुत ही फ्रंट लाइन प्लेयर था वो, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर था वो, और ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक इन द गेम ही गॉट स्टक
गिर गया और मैं ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड में देखने के बाद मुझे मैंने जैसे ही उसको असिस्ट किया तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी इंजरी है, और बहुत बड़ी इंजरी होने के साथ हमने उसको जब ग्राउंड से बाहर निकाला, एज सुन एज वी गॉट हिम आउट ऑफ ग्राउंड, हमने उसको शिफ्ट किया हॉस्पिटल। MRI वाज डन एंड इट वाज फाउंड कि यहाँ पे 2-3 लिगामेंट्स डिसऑरेंट हो चुके हैं और इंजरी भी हाई ग्रेड की हो चुकी है। और वो एक वाक़या ऐसा था कि जब मुझे ये लगा कि यार एक ऐसा बंदा जो ही वाज टोटली डिसिप्लिन्ड बॉय, बहुत ही प्यारा बंदा और डिसिप्लिन्ड बॉय और खेल को समझने वाला बंदा, साइकोलॉजिकली फिट मैन, और वो इतना इंजर्ड हो गया और शायद आज 1-1.5 साल से वो इस फुटबॉल से बाहर है। मैं इस टाइम पे भी उसको याद करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, व्हाट्सएप पे हमारी बात होती रहती है। एंड सून ही विल बी इन आवर क्लिनिक फॉर द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। ये चीज़ है जब मैंने देखा। और दूसरा ये कि 30 सेकंड्स का जो हमें यहाँ पे टाइम मिलता है ग्राउंड में कि हम 30 सेकंड्स के अंदर जाए और असिस्ट करें और जल्दी से, ये तो एक स्पोर्ट्स फिजियो को इतना एक्टिव होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट का ट्रीटमेंट सेशन बनाए तो सीधी सी बात है कि ये एक मैच जो शायद 90 मिनट्स का होता है और ये फिर पता नहीं कितने देर तक चलेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि ये स्पोर्ट्स फिजियो इतना एक्टिव हो कि इसको जल्दी से समझ आए ये एक इंजरी हुई है, इसका ट्रीटमेंट ये है, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो उसको आप द फील्ड कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है इस चीज़ के लिए सोचना, इस चीज़ के लिए स्पोर्ट्स फिजियो को ही ज़रूरी रहना है ग्राउंड में। चूँकि हमने इंजरीज़ की बात करी और आपने भी बेहतरीन जवाब दिया। इंजरीज़ के हवाले से बात करें, जो हमारे खालिद जहांगीर हैं वो भी पहले प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन इंजरी होने की वजह से उनको खेल छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद उन्होंने फुटबॉल को अलविदा नहीं कहा बल्कि मैनेजमेंट में चले गए। तो खालिद जहांगीर आपसे जानना चाहेंगे ये इंजरी कब हुई और कैसे हुई और क्या सोचा उस वक्त फिर आपने? जी बिल्कुल, जब भी मुझे ये इंजरी अपनी याद आ जाती है तो बहुत दुख हो रहा है। कौन सा मैच चल रहा था, कहाँ पे खेल रहे थे? आई कैनॉट एग्जैक्टली आई कैनॉट टेल यू, बट मुझे लगता है ये थोड़ी थोड़ी हो के मुझे हो गई, मतलब ऐसा मतलब ग्रेजुअली हो गई मुझे लगता है। क्योंकि देखिए जब हम खेलते थे उन दिनों ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अब आपकी टीम में फिजियो भी है, वो देखेगा। हम तो जैसे अपने आप से खुद ही सब कुछ करते थे, जितना खेलना है, जितनी प्रैक्टिस है, जितना टैलेंट था हमारे पास वो हम खुद ही जाके अपना अप्लाई करते थे। तो मुझे लगता है इंजरी मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली होती रही और ऐसा एक वक्त आ गया कि मैं ऑल ऑफ अ सडन मुझे छोड़ना पड़ा कि ट्रीटमेंट। अब फिर जब मुझे उसमें वो CT स्कैन आ गया तो उसमें ग्रेड 2 उसने दिखाया लिगामेंट इंजरी है, मेनिस्कस का भी कुछ मसला था, तो उसकी वजह से वो छोड़ना पड़ा गेम को। वो बड़े दुख की बात हुई मेरे साथ। तो लेकिन मैंने जैसे पहले से भी आपने जिक्र किया और मैंने पहले आपसे ये भी अर्ज़ किया कि मैंने अपने इस पैशन को कैरी ऑन किया थ्रू कोचिंग एंड मैनेजमेंट। उसका वो जो इम्पैक्ट रहा वो बहुत ही ख़राब रहा इंजरी का, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन ये भी रही साथ साथ कि मैं फुटबॉल के साथ जुड़ा रहा। दैट इज़ द बिग, मतलब मैं कैसा हूँ, मेरे लिए अच्छा फेज़ था कि मैं इसमें जुड़ा रहा। कभी कभार आपको गेम देख के कहीं लगता है कि जब कोई खिलाड़ी कहीं गलती करता है तो आपके जज्बात कभी उभर आते हैं, मैं जाऊं और यहाँ पे खेलूं, उसको सिखाऊं, यहाँ पे कौन सी गलती इसने कर दी, या तो कशीर पर बना बुआ साहब पा नहीं? बिल्कुल, इतना हम जज्बाती हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उसको। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, कोई अच्छा सा चांस जब कोई मिस करता है हम बैठे रहते हैं। देखिए अब मैं आपको ये बताऊं, कोच यही तैयारी करता रहता है पूरे मैच से पहले, पूरे जो सेशंस लेता है कि आपको कैसे आपको ये अपनी अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो जब वो ऐसा मौका आता है कि वो इजी चांस या चांस बनने के बाद भी वो उसको ग्रैब नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली एक दुख सा रहता है कि आदमी सोचता है कि मैं ही खुद जाऊं और ये गोल करके आऊं, या यहाँ पे मैं गोल बचा सकता था तो इसने नहीं बचाया। तो ये तो एक फीलिंग बिल्कुल रहती है जैसे लेकिन जब ये बात भी सही है, जब प्लेयर बॉल पे होता है तो उसी को
वो सारा प्रेशर झेलना पड़ता है, वही ज़्यादा जज कर सकता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये तो नेचुरल सी बात है। हाँ, डॉक्टर शौकत बुखारी कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? इवन एज अ स्पोर्ट्स फिजियो मेरा इसके साथ तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ पे क्या गलती कर बैठा है प्लेयर। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब गलती हो जाती तो मैं भी कुछ तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बोल देता हूँ, और उल्टा पुल्टा भी बोल देता हूँ मैं क्योंकि ये तो नेचुरल है ना कि प्लेयर गलती कर बैठा तो होता है, ऐसा है। तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि इसी के साथ गोल भी हो गया। तो आर्को ने गोल किया 12 नंबर ने, मुझे लग रहा है शायद ये 12 नंबर आर्कोज। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताते चलो 12 नंबर के जो खिलाड़ी हैं आर्को के इमरान सुल्तान, और उनकी जो जर्सी नंबर 12 हमें दिख रही है, तो उन्होंने पहला गोल यहाँ पे दाग दिया है कश्मीर एवेंजर्स के खिलाफ। तो इनका नाम महराज है शायद। तो आप रिप्ले यहाँ पे देख सकते हैं। वेल डन, बहुत ही शानदार गोल आर्को की तरफ से कश्मीर एवेंजर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे आर्को का पहला गोल कश्मीर एवेंजर्स के खिलाफ। और ये आप देख सकते हैं कि केल्विन थोड़ा अपने खिलाड़ियों पे भड़क उठे हैं और बीच में खड़े हैं कि ये क्या हो गया, कि केल्विन मैन ऑफ द मैच भी एक अपने मैच में आ चुके हैं पहली बार। तो अब शायद इनका गुस्सा ऊपर जा रहा है कि आज ये क्या हो गया। अब केल्विन ने बॉल पासन कर दिया अपने खिलाड़ी की तरफ। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी हैं ये क्या सोचते हैं इस गोल के हवाले से। तो आप अपनी जो बातचीत है वो जारी रहेगी। खालिद जाकिर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ग्राउंड फैसिलिटीज़ है इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। ग्राउंड फैसिलिटीज़ आपके वक्त आपने नंगे पाँव फुटबॉल खेला होगा अपने वक्त पे, तो आज क्योंकि कई ऐसे हमारे साथ जो खिलाड़ी है लेजेंड है वो कह चुके हैं हमें, हम नंगे पाँव भी खेल चुके थे अपने वक्त में, ना टर्फ था ना कुछ था, गर्द गुबार रहता था, ऐसे ही फील्ड हमारे रहते थे। तो आज की क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए खिलाड़ी के लिए और कितनी फैसिलिटीज़ दे पा रही है सरकार? देखिए मुदस्सिर साहब, मैं यहाँ पे कि नंगे पाँव तो मैंने कभी नहीं खेला है। लेकिन लेकिन बहुत सारे मतलब जो हमसे पहले सीनियर्स थे तो हो सकता है उन्होंने नंगे पाँव खेला हो, लेकिन हमारे पास तो माशाल्लाह ये शूज़ फुटबॉल शूज़ अच्छी तरह से मैसर थे। लेकिन एक बात है कि फुटबॉल जो ग्राउंड्स जो जिनकी हम बात करें वो इतने नहीं थे, और आज भी मुझे लगता है वैसी ही बात है कि ग्राउंड्स की कोई इतनी बड़ी फैसिलिटी है नहीं। आपके पास, मैं परसों भी आपसे इस बारे में बात कर रहा था, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक ग्राउंड हमारे पास यहाँ पे है और इस पे आप देखिए दबाव कितना है। आप इस पे इस वक्त 4-4 मैच खिला रहे हो, प्रैक्टिस भी हो रही है, सेशंस भी हो रहे हैं टीम्स के, तो नेचुरली ये तो ख़राब हो ही जाएगी। कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये तो ख़राब हो ही जाएगी, क्योंकि सिंथेटिक है, इसमें डेटोरेशन तो आ ही जाएगी जब इतना दबाव रहेगा। मेरी तो यही, मैं परसों भी मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि गवर्नमेंट से भी आप के ज़रिए से मैं आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जितनी आपसे हो सके ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आप ग्राउंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। उसमें क्या करना है, आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ग्राउंड्स ये लगाने पड़ेंगे हर जगह पे। ये फैसिलिटी मतलब जो थ्रू आउट द ईयर रहती है, इस हवाले से ये ऑल वेदर ग्राउंड है। अगर ये फैसिलिटी आप हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, प्लेयर्स के लिए ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में दो एक फील्ड अगर हो जाए, या श्रीनगर में आपको 2-3 जगह है ऐसी जहां आप आइडेंटिफाई करके उनको टर्फ्स दे सकते हैं। ये तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन को बताते चले हमारे जो गेस्ट्स हैं इनके लिए चाय का इंतज़ाम हो चुका है कॉम्बो बॉक्स में। ये यहाँ पे चाय का आनंद लेंगे, मैं भी खुद चाय पी रहा हूँ। इसके साथ साथ जो हमारी फिजियो हैं डॉक्टर शौकत बुखारी, इनसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पोर्ट्स फिजियो हैं उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए? हाँ, मैं गवर्नमेंट के बारे में क्या बताऊँ,
मैं तो इतना बताऊंगा कि जितने यहाँ प्राइवेट क्लब्स हैं इन्होंने ही इनिशिएट इस चीज़ का लिया है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियो डेवलप हो, स्पोर्ट्स फिजियो रखा जाए। मेरे ख्याल में अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट अपने टीम्स खिला रहे हैं उनके पास तो फिजियोज ही नहीं है। अगर रहा भी है तो बस ऐसे ही कुछ इस डिवीज़न के लिए रखेंगे, थोड़ा सा कुछ पे करेंगे, उसके बाद निकाल देते हैं। गवर्नमेंट का तो इसको कोई फेवर ही नहीं है, बिल्कुल भी। उनके पास कंसेप्शन ही नहीं है कि स्पोर्ट्स फिजियो होता क्या है, रखना चाहिए। कि रिसेंटली मैंने देखा है कि कुछ बस टाइम पहले जो है कुछ पोस्ट निकले हैं, 1-2 पोस्ट निकले कि हमें स्पोर्ट्स फिजियो चाहिए। शायद वहाँ पे खेलो इंडिया चल रहा था उस चीज़ के लिए। तो ये उसके बाद ही आ गया जब जितने भी प्राइवेट क्लब्स हैं उन लोगों ने जब हायर करना शुरू कर दिया कि हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियो होना चाहिए। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड, विद इन द क्लब या जितने भी प्लेयर्स हैं, और उनका एक रिहेबिलिटेशन, इंजर्ड प्लेयर का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। बड़े बड़े क्लिनिक्स में हमने भी अपना एक क्लिनिक उस टाइप से सेटअप किया हुआ है कि जिसमें हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस चलाते हैं ACLs के या जितने भी इंजरीज़ हैं। लेकिन गवर्नमेंट का तो इसमें कोई कभी मेरे ख्याल में उनसे कभी ये बात भी नहीं हो पाई कि एक स्पोर्ट्स फिजियो हमें कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए। निकला भी कभी तो बस प्राइवेट क्लब का ही होगा कि हम स्पोर्ट्स फिजियो हायर करें, उससे कुछ पेमेंट दे दे, थोड़ा सा कुछ पेमेंट पे वो बेचारा काम करता रहता है, ज़्यादा तो होता ही नहीं है उसके पास कुछ। लेकिन इतना है कि प्राइवेट क्लब्स की वजह से इनिशिएशन हो गया स्पोर्ट्स फिजियो का। गवर्नमेंट का तो इसका कोई रोल ही नहीं है। और रिसेंटली दे हैव कम अप विद सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दैट दे आर हायरिंग सम ऑफ द फिजियोज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 or 3 years। तो वो तो बस देन है प्राइवेट क्लब्स की वजह से। आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियो जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए है कितना ज़रूरी है एक टीम के लिए। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि ये तो वाइटल मेंबर होता है मैनेजमेंट का, वाइटल मेंबर। मेरे ख्याल में आजकल जितने भी स्पोर्ट्स, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर हम फुटबॉल की बात करें तो ये तो हाई कॉम्पैक्ट गेम है ही। इसमें तो स्पोर्ट्स फिजियो मेरे ख्याल में कुछ अब यहाँ पे ये यहाँ पे आपने नाज़रीन को बताते चले एक और गोल आर्को ने कश्मीर एवेंजर्स के खिलाफ दाग दिया। आर्को की जो टीम है आज कश्मीर एवेंजर्स पे भारी पड़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार गोल, यहाँ पे जो रिप्ले है वो आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन आर्को जो खिलाड़ी है उसने पास ऑन किया अपने खिलाड़ी की तरफ बॉल को पास करते हुए, और वहाँ पे जो गोल पोस्ट के सामने उनका खिलाड़ी मौजूद था। बहुत ही शानदार उसने उस पर किक मारी है और ये बहुत ही शानदार गोल, बहुत ही शानदार गोल। और थोड़ा सा मैं जी खालिद जाकिर, ये जो हमारे महराज साहब है जिन्होंने ये बॉल पास ऑन की, मैं इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मुझे लगता है मैं लकी हूँ कि मैंने इनको स्काउट किया है। जब ये पहली बार यहाँ पे खेलने आए इस टेरिटोरी पे, तो उन दिनों मैं स्काउटिंग कर रहा था अपने क्लब लोन स्टार के लिए। तो मैंने इनको स्काउट करके, ये बहुत छोटे थे, मतलब अभी शायद वो 9th क्लास में ही पढ़ते थे, बहुत छोटी उम्र में ही मैंने इनको स्काउट करके फिर लोन स्टार में लाया। और इनको 2-3 टूर्नामेंट्स हमने खिलाए। हमने इनको अपने साथ राजस्थान भी लिया है, जम्मू भी 1-2 जगह लिया, यहाँ भी बहुत सारे मैच। लेकिन आज ये बहुत अच्छे मुझे लगता है प्लेयर बन गए हैं, स्टार बन गए हैं। तो इनके लिए मैं फ्यूचर का मैं बहुत इनको विशेष करता हूँ। इस दूसरे गोल के साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है वो ख़त्म हो चुका है, मैच में ब्रेक लग चुका है। तो अपने नाज़रीन से गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आर्को की जो टीम है अभी इस गेम में लीड कर चुकी है 2 गोल दाग के कश्मीर एवेंजर्स के खिलाफ। तो देखने वाली ये बात होगी कि ब्रेक के बाद जो कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी हैं, उनके जो कोचेस हैं, अपने लिए क्या स्ट्रेटजी लेके मैदान में आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सेकंड हाफ का मज़ा लीजिए।